Hello students. In this history we are discussing civics chapter 2. What is democracy? Why democracy? So in this chapter we already have discussed about the what is the meaning of the democracy, what are the features and what are the demerits of democracy. So in this video let me try to understand after having some demerits in a democracy form of government, why it is required in mostly country of the world कि इतनी कमियों के बावजूद भी डेमोक्रेसी को क्यों हर एक कंट्री एक्सेप्ट करना चाहती है। इसके लिए लोगों ने फाइट्स किया, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या इसकी खासियत है जो इसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसे अलग करती है। सो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. फेमाइन का मतलब होता है सूखा या अकाल पड़ना। इट मीन्स अगर बारिश नहीं होती है तो फसलें अच्छे ढंग से नहीं हो पाती हैं, जिससे लोग भूख की वजह से या क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से या फिर अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ नहीं पूरी हो पाती तो उसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो चाइना में भी एक ऐसा ही अकाल हुआ, एक तरह का सूखा पड़ा। ये था आपके 1958 से 1961 के बीच में ये फेमाइन आया और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बेकार अकाल रहा है, क्योंकि इसमें लगभग 3 करोड़ पीपल्स इस फेमाइन की वजह से मर गए थे। तो इस वजह से इसे वर्ल्ड वर्स्ट फेमाइन के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वर नॉट मच बेटर देन चाइना, yet India did not have a famine of kind China had। कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें चाइना और को, इन दोनों की अगर हम कंडीशन देखें तो इंडिया उस समय रिसेंटली कुछ समय पहले ही आपकी एक फ्री कंट्री हुई है। तो वहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, और स्पेशली अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो उसकी तुलना में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इस तरह का कोई भी फेमाइन देखने को नहीं मिलता है। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। कि जो भी इकोनॉमिस्ट थी उस समय की, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग फॉर्म्स की गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट्स वर्क कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से इस तरह का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। द एक्सिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। कि इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से फूड स्कार्सिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट्स को की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि अगर इंडिया में या कंट्री में या किसी एक पार्टिकुलर स्टेट में फूड स्कार्सिटी हो रही है, फूड की कमी हो रही है, खाने पीने के सामानों की कमी हो रही है, तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और इंडियन गवर्नमेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्कार्सिटी को ख़त्म किया जाए। लेकिन इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं थी। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country। कि तभी ने इस चीज़ को ध्यान दिया कि आपकी जो इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें इतने बड़े पैमाने पे इतना बेकार तरीके से किसी तरह का कोई सूखा या अकाल नहीं मिला है।
If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. कि अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस हों, जैसे हमने इसी चैप्टर में हमने एक टॉपिक्स में देखा था, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यूज़, तो इसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि वहाँ पर चाइना में, इसके पहले भी एक और टॉपिक था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, तो इन दो टॉपिक्स में हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि चाइना का जो डेमोक्रेसी फॉर्म है, यानी वहाँ का जो गवर्नमेंट फॉर्म है, वहाँ पर एक सिंगल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है इलेक्शंस को, वही सारे कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करती है, उनको ट्रेंड करती है। तो यहाँ पर चाइना में एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो अगर वहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस अगर होते तो निश्चित है कि वहाँ पर एक अपोजिशन पार्टी भी होती जो उस पार्टी के अगेंस्ट में, उस कार्य कर रही गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट अपनी स्टेप ले सकती थी। वहाँ की प्रेस, इट मीन्स मीडिया अगर फ्री होती तो निश्चित है कि वह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती, उनकी कमियों को सामने रखती। तो इसका रिजल्ट ये होता कि जो फेमाइन में लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग मरे थे, इतने बड़े पैमाने पे लोगों की डेथ नहीं होती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या मिल रहा है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को बेहतर गवर्नमेंट कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वह पूरी तरह से अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। वह किसी भी कंट्री में होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूलिंग पार्टी के अलावा अपोजिशन पार्टी भी वर्क करती है। Now, there is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. कि आपकी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अलावा की जो कंट्रीज़ हैं उनकी तुलना में हमारा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो डिसीजन मेकिंग है वह किसी पार्टिकुलर लोगों के हाथों में नहीं होता है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, जो उनको राइट्स हैं, ये उन लोगों को के पास होती हैं जो वहाँ पे हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए होते हैं, सिटीजन के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं। पीपल जिनको सेलेक्ट करके भेजती है, ये उनको पावर, किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग का पावर दिया गया है। तो इस वजह से किसी भी गलती के लिए भी हम अपनी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हो सकते हैं। हम उनके डिसीज़न को वहाँ पर क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। उनके डिसीज़न को कोई एक पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो आपकी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स है, ये डिसीज़न मेकिंग की क्वालिटी को बढ़ाती है। ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई भी पर्सन आया, कोई भी गवर्नमेंट्स आए, वो अपने मनमानी तरीके से कोई भी रूल्स थोप दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का ये काम कर सकती है। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स है यह डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को अच्छा करती है। These are related to the third argument. Now let me discuss about the third argument or the third reasons why we can say that democracy is a better form of government. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. कि डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के तरीके बताए गए हैं। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियस पर्सन, डिफरेंट टाइप्स के
लैंग्वेज बोलने वाले, आपके डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे कल्चर वाइज डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी के मामले में, डिफरेंसेस के मामले में इंडिया हमारी सबसे आगे है। इसके बावजूद भी अगर बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, किसी तरह का द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी एक समुदाय का दूसरे समुदाय से अगर नहीं बन रही है, तो उनके बीच में कैसे सुलह करानी है, उसके लिए हमारे पास कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे तो कोई भी चीज़ है परफेक्टली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अदर गवर्नमेंट्स की तुलना में ये हमें डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स बताती है, जिसके माध्यम से सोसाइटी की डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम किया जाए या उनसे किस तरह से निपटा जाए, उनके लिए एक बेहतर रास्ता ये देती हैं। नाउ नेक्स्ट आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, how why we can see it is a better democracy enhance the dignity of citizens, as we know कि स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कोई भी आपकी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स होती हैं, तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में सिटीजन्स को राइट्स दिए गए होते हैं। तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, साथ ही साथ उनको कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो इन ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स की वजह से जो सिटीजन की जो डिग्निटी है, उनको बढ़ाने में ये हेल्प करती है, क्योंकि ये आपकी इक्वलिटी पे बेस्ड होती है। तो इस फ्रेटर्निटी को फॉलो करती है हमारी डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोगों के बीच में इक्वलिटी की भावना को बढ़ाने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल इक्वलिटी को बढ़ाने की भी कोशिश करती है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं कि ये सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी एक बेहतर गवर्नमेंट्स है किसी और की तुलना में। So finally, we can say that democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. कि हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की तुलना में एक बेहतर है, क्योंकि ये अपनी ही गलतियों को, इट मीन्स अगर इसके अंदर कोई कमी है तो उन कमियों को दूर करने में भी सक्षम है। आप देखते भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी समय समय के अनुसार कुछ अगर प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उनको भी दूर करने की कोशिश की जाती है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑन विच वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। नाउ लेट we understand the broader meaning of democracy, कि हम कैसे कर सकते हैं कि वाकई डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकती है। वैसे तो देखा जाए तो डेमोक्रेसी बहुत सारी चीज़ों को ये इन्वॉल्व करती है। पहली चीज़ ये कि इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पे लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिलता है। इनमें बहुत सारी ऐसी डिसीजंस होते हैं जो कोई एक पर्सन नहीं लेके, बहुत सारे लोग मिल करके लेते हैं। तो अगर हम हर एक फॉर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को देखें, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो कंट्री का हेड होता है वह सिटीजन के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए। तो इंडिया में अगर हम प्रेसिडेंट को देखें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन सिटीजन नहीं करती है, ये आपके मेंबर्स करते हैं। जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करते हैं। ऐसे ही आपके प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन भी डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है कि हमने जिनको पार्लियामेंट में भेज दिया, जिनको सिलेक्ट करके हमने भेज दिया इलेक्शन के थ्रू, तो वो पर्सन डिसाइड करेंगे हु विल बी द प्रेसिडेंट, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर।
So in this way we can say in this point of view we can see that here is a indirect democracy. तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होकर के इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। तो ऐसे ही हर एक जगहों पर जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को फॉलो करती हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो इस वजह से हम देख सकते हैं तो एक वाकई जो हमारी ट्रू डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, सो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लेट मी डिस्कस कि हमारी डेमोक्रेसी वाकई किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की नहीं हो। सो एक आइडियल डेमोक्रेसी के लिए हमारे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दी गई हैं, तो हम लेट मी डिस्कस करते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। वास्तविक डेमोक्रेसी किसी कंट्री में तभी आती है जब वहाँ की कोई भी सिटीजन भूखे पेट सोने ना जाता हो। इट मीन्स वो खाना पीना करके ही आराम से जाता हो। तो ऐसी कंडीशन को हम एक आइडियल या ट्रू डेमोक्रेसी कहेंगे। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। कि डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को डिसीजन मेकिंग के लिए उनको इक्वल रोल दिया गया है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सो दे कैन प्ले द इक्वल रोल टू मेक एनी टाइप्स ऑफ डिसीजन। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट। Even citizen needs to have the equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. एक डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि हमने इक्वल राइट्स ऑफ वोटिंग मिल गया हो, कि हर कोई जो एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत आता है तो वह इक्वली विदाउट कास्ट, विदाउट रिलीजियस, विदाउट any types of discrimination they can give their vote. So इस rights की अलावा भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। सिर्फ वोटिंग देने के राइट से हम ये नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी वाकई आ चुकी है। तो इसमें हर एक सिटीजन की इक्वल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। इट मीन्स हर किसी के पास एक इक्वल इंफॉर्मेशन हो। बेसिक एजुकेशन हर किसी के पास होनी चाहिए। इक्वल रिसोर्सेज सबके पास होने चाहिए। साथ ही साथ कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ हमने आज ये काम किया, नेक्स्ट हमको आगे ये वर्क करना है, हमने ये गोल अचीव कर लिया, हमें नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ना है। इन दैट कंडीशन वी कैन से द इन अ कंट्री इट इज़ अ डेमोक्रेसी। तो अगर हम इस पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो क्या हमें नहीं लगता कि हर एक लोगों के पास क्या वाकई सेम इंफॉर्मेशन है, इक्वल इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर हम इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं या हम अपने आसपास के लोगों को ही देखें तो वहाँ पे इक्वल इंफॉर्मेशन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आज की डेट में ये जो हमारे लॉकडाउन के समय में जो चल रहा है इसको हम लेकर के एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हमने देखा क्या कि हर एक स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, सो दे आर नॉट एबल टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस। तो इस तरह की इक्वल इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनके पास एक अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होगी। जो नहीं ले पा रहे हैं वो थोड़े से बैक में चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर साथ ही साथ हमें बेसिक एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है, इक्वल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है और कमिटमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो अगर हम वाकई देखें आइडियल डेमोक्रेसी को तो कोई भी कंट्री
सीरियसली किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी सही मायने में नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड की बात हम करें तो हर कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो अगर हम इसके ब्रॉडर मीनिंग को देखना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि ब्रॉडर मीनिंग के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को अलग गवर्नमेंट से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, सिटीजन की डिग्निटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। लेकिन सही मायने में जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलती है। इंडिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री मानी जाती है इंडिया को, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा या एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरह से आइडियल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है। बट आपकी जो मोनार्की या डिक्टेटरशिप है या वन पार्टी रूलिंग है, तो इनमें कहीं ना कहीं अदर ऑल सिटीजन्स को शामिल नहीं करती हैं। बट डेमोक्रेसी में ऑल सिटीजन्स वहाँ पर शामिल होती हैं। सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, उन्हें फंडामेंटल राइट्स में भी कमी मिलती है। बट in a democracy country everything is available, like as political participation is available for all citizen, voting system is also available, multi-party system is also available. So we can see that the democracy government is the better form in comparison of the other governments. But true democracy is not available in any world country. So you should have to revise all topics of this chapter. Thank you.